तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक जो है वो। और मौर्यकालीन राजप्रसादों की अपन बात करेंगे आज के वीडियो में। और सबसे पहले अगर बात की जाए साथियों मौर्यकालीन राजप्रसादों में, तो इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? पटना के बुलंदी बाग से, और पटना के समीप ही कुम्रहार नामक स्थान से मिलते हैं। तो इनको याद आप थोड़ा सा रखिएगा कि बुलंदी बाग में, ठीक है, बुलंदी बाग में क्या मिला है? एक महल मिला। भाई बाग, बाग में क्या मिल सकता है? महल मिल सकता है। कौन सा बाग? बुलंदी का बाग। बुलंदी बाग में महल मिला है। और किसने महल निकाला? वो कुम्हार ने। थोड़ा सा इसको देखिए, जातिवाद के नाम पे मत ले लीजिएगा, इन चीज़ों को याद करवाने की ट्रिक बता रहा हूँ। बुलंदी बाग से महल को खोद के निकाला किसने? कुम्हार ने। तो कुम्रहार नामक स्थल से जो है वो निकला है आपका। इसके साक्ष्य जो वो मौर्यकालीन राजप्रसादों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और इनकी जो खुदाई करवाई गई है वो किससे की गई है? खुदाई साथियों चम्मच से की गई है। किससे खुदाई की गई है? उत्खनन किससे किया गया है? चम्मच से किया गया। अब चम्मच से कैसे, अब मैं बोल रहा हूँ साथियों चम्मच से इसलिए बोल रहा हूँ, चम्मच को बोला जाता है स्पून, आपका स्पून। और आप स्पून से याद रखिएगा, स्पूनर महोदय के द्वारा इनका उत्खनन या इनकी खुदाई जो वो करवाई गई थी, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के हम महलों के अवशेष जो वो साथियों मिलते हैं। कहाँ से? पटना से, ठीक है। बुलंदी बाग और कुम्रहार नामक स्थान से मिलते हैं। इन राजप्रसादों को प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। सर्वप्रथम 1914-15 में खुदाई या उत्खनन करवाई गई, इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में दो आपकी डेफिनेशन आती हैं राजप्रासादों से संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं साथियों, इनको जरूर याद रखिएगा। मेगस्थनीज और एरियन ने यह कथन दिया है। क्या कथन दिया है? इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के राजप्रासादों की शानो शौकत का मुकाबला न तो एक बेतना और न ही सूसा, ये क्या है, ईरान और सीरिया के राजप्रसाद कर सकते हैं। यानी कि न तो एक बेतना और न ही सूसा जो है वो जो एक प्रकार से इन राजप्रसादों का मुकाबला जो वो कर सकते हैं। यानी कि ये पाटलिपुत्र के लिए एक प्रकार से बोला गया है कि, और या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के जो राजमहल थे वो महल इतने शानदार थे कि उनका मुकाबला न तो एक बेतना और न ही सूसा जो वो कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये मेगस्थनीज और एरियन की डेफिनेशन है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीनी यात्री फाइयान, इनका भी एक कथन है, उसको भी याद रखिएगा। फाइयान के अनुसार इन राजप्रसादों का निर्माण मानवों के द्वारा नहीं अपितु देवताओं द्वारा किया गया है। बहुत ही शानदार लाइन है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। फाइयान ने क्या कहा कि इन राजप्रसादों का जो निर्माण है वो किसी मानव ने नहीं बल्कि देवताओं ने जो वो करवाया है। तो ये फाइयान का कथन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र नगर की बात करते हैं। अगर अपन राजप्रासाद पढ़ रहे हैं तो पाटलिपुत्र नगर की भी बात कर लेते हैं। देखिए पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख जो वो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका उसमें मिलता है, जिसमें इसको पोली बोथरा या पोली ब्रोथा कहा गया है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है, देखिए संपूर्ण पाटलिपुत्र नगर इस प्रकार से ये आप पाटलिपुत्र नगर मान सकते हैं, जिसमें 64 द्वार हैं और 570 ये क्या है आपके बुर्ज हैं, और द्वार ये हैं 64 क्या है ये द्वार हैं, और ये आपके क्या है 570 बुर्ज हैं। इतना लंबा चौड़ा ये नगर था, ठीक है। अब देखिएगा ये इसका मुख्य द्वार है, और ये अंदर जो वाला भाग है ये तो नगर की बाउंड्री हो गई। और इसके चारों तरफ देखिए ये वाला हिस्सा जो था ये क्या थी? गहरी खाई। कितनी गहरी खाई थी? 180 हाथ गहरी ये खाई थी, 180 हाथ गहरी खाई थी। और 600 फीट ये चौड़ाई कितनी थी? 600 फीट ये चौड़ी खाई थी साथियों, ठीक है। और ये इसका मुख्य द्वार, इस प्रकार से इस मुख्य द्वार से यहाँ से इसमें जा सकते थे, ठीक है। इसकी अगर पूरी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो चौड़ाई थी 15 स्टेडिया। 5 स्टेडिया में 1 किलोमीटर आते हैं, यानी कि चौड़ाई इसकी थी 3 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई थी? 3 किलोमीटर। और जो लंबाई थी इसकी वो कितनी थी? 80 स्टेडिया, यानी कि 16 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र नगर 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर आपका क्या था? चौड़ा था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। हालांकि संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ये ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल ऊपर ऊपर की बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि पाटलिपुत्र नगर पर अगर कोई आदमी हमला भी करे तो करे कैसे, है ना।
क्यों? क्योंकि 180 हाथ गहरी चारों तरफ खाई, और चौड़ाई देखिए खाई की 600 फीट, यानी कि जो अपन एक प्रकार से जिन पाइपों से पानी लगाते हैं, एक प्रकार से खेतों में 20 फुट का एक पाइप होता है, तो 30 पाइप वैसे अगर आप रख लो तो इतनी चौड़ाई, यानी उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो युद्ध तो एक प्रकार से इस नगर पे आक्रमण करके इसको जीतना बड़ा मुश्किल था, ये तो संभव एक प्रकार से था ही नहीं। अब देखिए, पाटलिपुत्र नगर जो है वो सोन व गंगा नदी के संगम स्थल पर बसा हुआ है, ये याद रखिएगा। सोन व गंगा नदी के संगम स्थल पर बसा हुआ था पाटलिपुत्र नगर। मेगस्थनीज के अनुसार चतुर्भुजाकार नगर था, जिसमें 64 द्वार थे और 570 क्या थे, बुर्ज थे। चारों तरफ 180 हाथ फीट गहरी खाई और 600 फीट चौड़ी खाई थी। ठीक है, 180 हाथ या फीट भी कई जगह मिलता है, ये तो आपकी एक प्रकार से गहरी थी इतनी तो, और 600 फीट चौड़ी खाई इसके चारों तरफ थी। चारों तरफ लकड़ी का परकोटा, जिसमें तीर चलाने हेतु छिद्र थे, यानी कि छेद थे, चारों तरफ लकड़ी के परकोटे बने हुए थे, जिसमें से जैसे युद्ध हो उस समय जो तीर वगैरह चलाए जा सके। इसकी लंबाई आपको मैंने बता दी 80 स्टेडिया यानी 16 किलोमीटर थी। चौड़ाई इसकी जो थी वो 15 स्टेडिया यानी कि 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी साथियों, और 5 स्टेडिया में जो वो 1 किलोमीटर होता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिए। राजप्रासादों में केवल इतना ही अपने को पढ़ना है, अपने लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात अपन करेंगे स्तूप, चैत्य और विहार की। साथियों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्तूप, चैत्य और विहार। देखिए, स्तूप जो शब्द है वो संस्कृत की स्तप धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ढेर या थूहर। ढेर या थूहर। अब अपन बात करते हैं स्तूप शब्द की परिभाषाओं की, जो कि ऋग्वेद से भी मिलती हैं, रामायण से भी मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में क्या कहा गया कि यज्ञ की अग्नि ज्वाला से निर्मित आकृति को स्तूप कहा गया। देखिए, अब जब भी एक प्रकार से यज्ञ जो किया जाता है, इस प्रकार से अगर अपन यज्ञ की वेदी रखें, उसमें कुछ इस प्रकार से लकड़ियां जो वो लगाई जाती हैं। ठीक है, और फिर कुछ इस हिसाब से ज्वाला जो है उससे निकलती है, इस हिसाब की ज्वाला जो है वो निकलती है। ये इस प्रकार से ज्वाला जो है वो साथियों ऊपर की तरफ इस प्रकार से ज्वाला इस यज्ञ से निकलती है। तो कुछ इस प्रकार की आकृति, त्रिभुजाकार आकृति एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं किसकी होती थी, स्तूप की होती थी। तो ये डेफिनेशन जो वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में रामायण में राख के ढेर को स्तूप कहा गया। राख के ढेर यानी मृतक के जो अवशेष हैं उनको स्तूप कहा गया। फिर है बौद्ध धर्म में समाधि स्थलों को स्तूप साथियों कहा जाता है। बुद्ध व बौद्ध अनुयायियों के समाधि स्थल को भी जो है वो एक प्रकार जो समाधि स्थल हैं उनको भी अपन एक प्रकार से वहाँ पे स्तूप बनाए गए हैं आपके। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में समाधि स्थलों को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा साथियों। बाकी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, बस इतना याद रखना ज़रूरी है कि जो स्तूप शब्द है वो स्तप धातु से बना है और शाब्दिक इसका अर्थ है ढेर या थूहर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, स्तूप की संरचना थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात की जाए स्तूप की, तो कुछ इस हिसाब से आपके बना हुआ होता है इसकी संरचना है। ये मुख्य द्वार मान सकते हैं या तोरण द्वार जिसको अपन बोलते हैं वो मान सकते हैं। सीढ़ियाँ होती हैं कुछ इस प्रकार से, फिर अंदर इस प्रकार से सीढ़ी। ठीक है, सबसे अलंकृत जो भाग है वो तोरण द्वार ही होता है। इस भाग को बोलते हैं तोरण द्वार, और ये सबसे अलंकृत भाग होता है इस स्तूप का। ये आपका क्या, देखिए ये मेधी या चबूतरा है जिसके ऊपर फिर इस प्रकार से आपका स्तूप बना हुआ होता है। ठीक है, इसको अपन भाग, ये जो अर्धचंद्राकार भाग है इसको क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अंड। और ये दोनों तरफ जो बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं, आपकी वेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर बाद में इस प्रकार की एक आकृति होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हर्मिका, जिसमें पूजा वगैरह की सामग्री रखी होती है, इसको क्या बोलते हैं, हर्मिका। और हर्मिका के ऊपर सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा टुकड़ा कलश, फिर सबसे बड़ा कलश, और बीच में से इस प्रकार से एक जो है वो यष्टि या लाठ जिसको अपन बोलते हैं वो निकली हुई होती है। ये 3 कलश एक प्रकार से किसको बताते हैं, बुद्ध धर्म और संघ के जो वो प्रतीक माने जाते हैं।
ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतीक माने जाते हैं ये 3 कलश, बीच में इसकी यष्टि होती है, ये हर्मिका मैंने आपको बता ही दिया है। इस के चारों तरफ इस एक प्रकार से मेधिया चबूतरा और बीच में ये आपका अंड बना हुआ होता है, इसके चारों तरफ जो वो फेरी लगाने का ऐसे स्थान होता है उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्तूप की साथियों आकृति होती है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि हर्मिका देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि तोरण द्वार सबसे अलंकृत भाग होता है स्तूप का, बस ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा हर्मिका याद रखिएगा कि सबसे पवित्र भाग जो वो स्तूप का क्या है, हर्मिका है, इसमें पूजन सामग्री रखी जाती है, बस इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि 3 कलश किसको दर्शाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाते हैं, बस ये भी आप याद रख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है स्तूप में इतना, ठीक है। इसके अलावा देखिए अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, यानी अकेले अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम स्तूप निर्माण जो वो बुद्ध की मृत्यु के बाद मगध के शासक अजातशत्रु ने उनकी अस्थि अवशेष पर करवाया, राजगृह की पहाड़ी पर इसका निर्माण उन्होंने करवाया। थोड़ा सा याद रखिएगा कि सर्वप्रथम स्तूप निर्माण जो वो बुद्ध की मृत्यु के बाद मगध के शासक अजातशत्रु ने उसकी अस्थि अवशेषों पर करवाया था, ठीक है, राजगृह की पहाड़ियों पर। अब देखिए स्तूप के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के स्तूप होते हैं साथियों। अब ये इनमें जो महत्वपूर्ण स्तूप हैं, सांची का स्तूप है, ठीक है, और भी जो पीपर हवा का स्तूप है, जितने भी महत्वपूर्ण स्तूप है 4-5 अपने, उनको अपन डिटेल से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो अपना इस टॉपिक का लास्ट वीडियो रहेगा। तो अभी अपन स्तूप के प्रकार देख लेते हैं। पहला है शारीरिक स्तूप, यानी बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर जो स्तूप निर्मित है उसको अपन शारीरिक स्तूप एक प्रकार से कहते हैं, ठीक है। फिर है पारिभौगिक स्तूप, तो बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं पर जो स्तूप बना हुआ, जैसे भिक्षा पात्र है बुद्ध का, उसके ऊपर जो स्तूप बना दिया वो पारिभौगिक प्रकार का स्तूप हो गया। या कोई और जो वस्तु है जो प्रयोग की गई है बुद्ध के द्वारा, उसके ऊपर अगर स्तूप बना दिया तो वो भी पारिभौगिक प्रकार का स्तूप हो गया। इसके बाद में एक उद्देशिक प्रकार का स्तूप है, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों पर निर्मित जो स्तूप है उसको उद्देशिक कहते हैं, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों पर निर्मित स्तूप को क्या कहते हैं, उद्देशिक कहते हैं। इसके बाद में जैसे बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का मतलब है बुद्ध जहाँ जहाँ अपने जीवन में गए और जहाँ महत्वपूर्ण समय उन्होंने बिताया तो वहाँ पर जो स्तूप बन गए उनको उद्देशिक कहा है, ठीक है। फिर है पूजार्थक स्थल, यानी धनी लोगों द्वारा दान देकर पूजा हेतु जो स्तूप बनवा लिए गए उनको पूजार्थक स्तूप कह दिया गया। इस प्रकार से ये आपके 4 प्रकार के स्तूप हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। तो शारीरिक स्तूप तो अपन सीधा याद रख सकते हैं, भाई शरीर में क्या होती है, अस्थि, है ना, तो अस्थि अवशेषों से जो स्तूप हैं वो शारीरिक स्तूप हो गए। पारिभौगिक यानी बाहरी दुनिया से जो भी लिया है, भाई भिक्षा पात्र बाहरी दुनिया से ही लिया, कोई चीज़ वो काम में लेंगे वो बाहरी दुनिया से ही लेंगे, यानी कि उनके द्वारा जो भी चीज़ें प्रयोग की गई, वस्तु प्रयोग की गई, उसके ऊपर पारिभौगिक स्तूप हो गए। उद्देश्य वो जहाँ जहाँ अपने जीवन में गए एक उद्देश्य को लेकर ही तो गए, वो भाई एक उद्देश्य को लेकर के तो अलग अलग जगह गए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक प्रकार से गए, जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने अपने अनुयायी बनाए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताया, ठीक है। वो लोग उनकी पूजा करने लगे, लोग उनके विचारों से सहमत हुए, तो एक उद्देश्य तो था ही उनका, तो उद्देशिक स्तूप। पूजार्थक यानी जो पूजा के लिए बनवाए गए, भाई हम लोग बालाजी का मंदिर घर में बनवाते हैं, किस लिए बनवाते हैं, पूजा के लिए। कोई किसी के पास कम पैसे हैं तो वो छोटा बनवा लेता है, किसी के पास ज़्यादा हैं तो वो बड़ा बनवा लेता है। तो ये पूजा अर्थक यानी कि पूजा अर्थक स्थल, यानी कि धनी लोगों के द्वारा जो स्तूप एक प्रकार से बनवा लिए गए पूजा हेतु, बुद्ध की पूजा हेतु, वो पूजा अर्थक स्तूप कहलाए। तो बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते, कोई बड़ी चीज़ ये नहीं है। इसके बाद है स्तूप निर्माण। तो देखिए स्तूप का जो निर्माण है वो ईंट का प्रयोग मुख्य रूप से, और कुछ में पत्थरों का प्रयोग भी जो वो किया गया है। मुख्य रूप से तो ईंटों के प्रयोग से ही इन स्तूपों का निर्माण करवा लिया गया, पर कुछ स्तूपों में पत्थरों का प्रयोग भी किया गया है। तो साथियों ये थे आज के अपने वीडियो के टॉपिक्स,
राजप्रासाद जिनको अपन ने कंप्लीट किया, और स्तूप में स्तूप के प्रकार पढ़े, स्तूप की डेफिनेशंस पढ़ी और स्तूप की संरचना को देखा। अगले वीडियो में जो महत्वपूर्ण स्तूप हैं अपने, उनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्या प्रश्न आ सकते हैं, सारी बातें अपन देखेंगे। ठीक है, और उम्मीद करूँगा आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, ज़रूर से ज़रूर वीडियोज़ लगातार देखिए, मेहनत करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। और देखिए साथियों, इसमें यह भी है कि अगर अपन वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपन उन बच्चों से पीछे रहेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं वो तो ये ख़ास तौर पे देख लें कि आज से ही वो तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन का लिंक भी है, पैकेज आप ले सकते हैं। कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है वहाँ पे, जिसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ई नोट्स वगैरह भी आपको जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।